नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप लोग जो भी ऑनलाइन हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? नमस्ते। ओम। कमेंट करके बताएं मैं क्लियर दिख पा रही हूँ। धन्यवाद। ठीक है, फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने इस लाइव सेशन में इनवाइट किया। और मेरा नाम दर्शना है और मैंने बैचलर योग और अल्टरनेटिव थेरेपी से देव संस्कृति यूनिवर्सिटी से किया है मैंने, और मास्टर्स उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया है, सेम योगा के फील्ड में ही। और मैं पिछले 2 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन योग और अल्टरनेटिव थेरेपी की सर्विसेज प्रदान कर रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है पाचन तंत्र पे योग का क्या प्रभाव है, या योग के माध्यम से हम अपने पाचन तंत्र को कैसे स्वस्थ और सुदृढ़ बना सके। ठीक है, क्योंकि आज की जो समस्याएं हैं बहुत ही कॉन्स्टिपेशन, गैस, अपच, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। तो कैसे हम उनको योग के माध्यम से, मतलब नेचुरली उसको कैसे ट्रीट कर सके या कैसे उन बीमारियों को अवॉइड कर सके, इस पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले तो हम अपने माइंड एंड बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हम अपने आप को योग के लिए कैसे कंसंट्रेट कर सकें, है ना, फोकस होके हम उन योगा अभ्यास को सीख सकें और उसका अभ्यास हम नियमित तरीके से करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे, या तो पद्मासन में आ जाएंगे, पद्मासन नहीं हो रहा है तो सुखासन में आ जाएंगे, और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग और 1 बार गायत्री मंत्र के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, जिससे हमारे मन में जितने भी थॉट्स जो चल रहे हैं इधर उधर से, और हम उसको पूरी तरह अवॉइड कर सके और योगा अभ्यास पे फोकस कर सके। ठीक है, सभी लोग सुखासन, पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। उसके बाद ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। Three times Om chanting. एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। पूरे चेहरे को मसाज करते हुए हथेलियों के बीचों बीच ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और हाथों को नीचे कर लेंगे। ठीक है। अब हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमें योग के किन किन अभ्यासों को करना चाहिए जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो, हम स्वस्थ हो। इस पर हम इस पर हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो एक मिनट। सबसे पहले तो हम पाचन तंत्र में होने वाली जो समस्याएं हैं उस पर बात करेंगे। जैसे कि अभी जो समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन सबसे कॉमन है, गैस सबसे कॉमन है और इन समस्याओं के कारण हमारी पूरा जो लाइफ है वो बिगड़ा रहता है। हमेशा गैस बन रहा है, हमेशा हमें दर्द होता रहता है, कभी कमर पे, कभी पेट में, कभी पैर में, कभी हाथ में, कभी सिर में। ठीक है। हम इसके लिए दवाई लेने जाते हैं और दवाई लेते हैं तब तक तो ठीक होता है, जब तक दवाई का प्रभाव होता है तब तक हम ठीक होते हैं। जैसे ही दवाई का प्रभाव खत्म हुआ वैसे ही फिर से वही समस्या हमारे साथ हो जाती है। तो ये क्या होता है कि हमने दवाई ली, हमारा ठीक हुआ, लेकिन वो दवाई भी अपना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट छोड़ देता है और जो हमारी समस्या है जैसी की तैसी रहती है। साथ ही साथ दूसरी बीमारियां भी उत्पन्न होने लग जाती हैं। जैसे कि हमारा लीवर धीरे धीरे दवाइयों के सेवन से खराब होने लग जाता है। धीरे धीरे हमारे दूसरे अंगों पर भी दवाइयों का जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है वो होने लग जाता है। तो हम कैसे इन समस्याओं से अपने आप को बचाएं? ठीक है। कैसे इन समस्याओं से अपने आप को दूर रखें जिससे हमारा अंग स्वस्थ, हमारे जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ हो और हमारी बॉडी भी स्वस्थ हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पाचन तंत्र की मतलब हमारा खाना सही से पच सके, हमें उससे संबंधित कोई समस्या ना हो, इसके लिए क्या क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा गैस्ट्रिक फायर है जिसको जठराग्नि कहते हैं वो प्रदीप्त रहे। ठीक है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी खाने के बाद, पचने के बाद जो टॉक्सिन्स या जो अनवांटेड मटेरियल जो बॉडी से निकलना चाहिए पूरी तरीके से वो निकल सके, मतलब टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ना हो हमारे बॉडी में। एक मिनट, मैं आ रही हूँ, सॉरी। सॉरी उसके लिए। तो वो एक्यूमुलेशन, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ना हो सके और वो बॉडी से पूरी तरह क्लीन हो सके, है ना। तीसरा है कि एसिड का सिक्रेशन हमारी बॉडी में या जितने भी पाचक जूस हैं, जो पाचक रस हैं, उनका सिक्रेशन सही से होता रहे जिससे हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके और हमारे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो बनी रहे, कहीं से भी इनएक्टिव ना हो। लेकिन हमारी जिस तरह की लाइफ स्टाइल है, आज की इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मशीनों से करना चाहते हैं या किसी और से करवाना चाहते हैं। खुद से हम अपनी बॉडी पे, अपने अंगों पे किसी तरह का जोर नहीं देना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम मसाज करते हैं अपनी बॉडी में तो पूरी तरह जैसे हमारे हर एक मसल्स को मसाज की ज़रूरत होती है, चाहे आप तेल से करें चाहे जैसे भी करें, कि जिससे जो रक्त का प्रवाह है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हर एक सेल में अच्छे से होता रहे, समान मात्रा में हर एक सेल को रक्त मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे, जिससे क्या होता है कि हमारा हर एक सेल एक्टिव रहता है, हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है और वो सही से क्रियाएं कर पाते हैं। सेम थिंग हमारे ऑर्गन्स के साथ भी होता है, जो कि सही से एक्टिविटी ना होने के कारण या इनएक्टिव लाइफस्टाइल होने के कारण हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे इनएक्टिव होते जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग स्लो होती जाती है, जिस कारण से ना टॉक्सिन्स का एक्सक्रिएशन अच्छे से हो पाता है और ना सही से पाचक रस का स्राव हो पाता है, एसिड सही मात्रा में नहीं निकल पाती है
गैस्ट्रिक फायर सही मात्रा मतलब जितना सफिशिएंट उसमें जो प्रदीप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो कमती जाती है और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं होने लग जाती हैं। तो अगर हम योग की बात करें कि योग क्या करता है, योग कैसे हमारे पाचन तंत्र या दूसरे अंगों को, जो भी हमारा अंग है श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र में, कैसे योग अपने माध्यम से कैसे उसको स्वस्थ करता है। तो जैसे हम अलग अलग आसन करते हैं या अलग अलग प्राणायाम करते हैं, बंद करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स को, जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा आमाशय है, हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, पेनक्रियाज है, उनको मसाज देने का काम करता है। उसमें जो रक्त का जो संचरण है, ये जो रक्त का प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको सभी जगह सामान्य रूप से पहुंचाने का काम करता है, जिससे हर एक सेल को सही मात्रा में पोषक तत्व मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण मतलब सेल्स में जितना सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, तभी वो पर्याप्त मात्रा में क्रियाओं को या सही मात्रा में क्रियाओं को कर पाता है। तो जब हम योग करते हैं, जब हम अलग अलग आसन करते हैं, तो उससे हमारे ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, उसमें स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होने से ब्लड का फ्लो सही होता है, मसाज मिलता है, जिससे वो स्टिमुलेट होते हैं, और जितना स्टिमुलेट होते हैं उतना ही ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, अपनी क्रियाओं को करने योग्य होते हैं, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सही मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचा पाते हैं हर एक सेल तक, क्योंकि बॉडी की जो इकाई है, जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, वो कोशिका ही है। अगर कोशिका, हमारी पूरे बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, अगर वो तंदुरुस्त रहेंगी तो हम भी पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। तो प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच पाता है, जिससे हर एक सेल पूरी तरीके से सही से कार्य कर पाता है। सेल का ग्रोथ, सेल का मतलब सेल का ग्रोथ होना, सेल का मतलब फिर से वो करना, मतलब हील होना, कहीं पर घाव हो जाए या कहीं पर ऑपरेशन हो, तो पूरी तरह ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है कि वो फिर से मतलब कोशिकाओं को जन्म दे सके, उत्पन्न कर सके। जितना मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा उतनी कोशिकाएं अच्छे से एक्टिव होंगी, अच्छे से काम कर पाएंगी। तो तीसरा होता है हमारा ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट है हठ योग का, क्लिंजिंग प्रोसेस, षटकर्म। उसके माध्यम से क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से क्लियर नहीं हो पाता है, हम सही मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं, तो सही मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, 2 मिनट। ओके, अब सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो जैसे कि क्लिंजिंग प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से क्लीन नहीं हो पा रहा है, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है, तो उसको हम क्लिंजिंग प्रोसेस, जैसे कि उसमें हम सबसे पहले तो उष्णापान करते हैं, जो सब मतलब सुबह की शुरुआत जो हमारी होती है योग अभ्यास के फर्स्ट पार्ट से होती है या फर्स्ट क्लिंजिंग प्रोसेस से होती है, जिसको उष्णापान कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि पानी हमारे उष्णापान में हम 1 लीटर या 2 गिलास, जितना लोगों की पीने की सामर्थ्य है, किसी ने अगर स्टार्ट किया है तो 1 गिलास से स्टार्ट करता है, अगर कोई पहले से पीता आ रहा है तो 3 गिलास, मतलब कम से कम इतना पानी हमें पीना है जो हमारे इंटेस्टाइन की सफाई कर सके, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो बहुत से लेयर से मिलकर बनी होती हैं। तो जो भी हम खाते हैं और अगर सही मात्रा में पानी नहीं पीते, तो वो जो खाने के बाद जो टॉक्सिन्स, अनवांटेड मटेरियल पचने के बाद जो बचता है, अवशेष जिसको कहते हैं,
वो हमारी बॉडी से, हमारे इंटेस्टाइन से निकल नहीं पाता और हमारे आंतों में ही हर एक लेयर, अलग अलग लेयर्स में जाकर चिपका रहता है और धीरे धीरे यही कॉन्स्टिपेशन का और गैस का रूप धारण करता है, जिसको हमें लगता है कि हम दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। ये चीज़ हम खुद ही देखते हैं अपने आज मतलब अभी के समय में, कि दवाइयाँ तो बस लेते हैं और फिर वो अपना थोड़ी देर के बाद उसका प्रभाव खत्म होने के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो उसको कैसे हम अपने इंटेस्टाइन के हर लेयर को कैसे क्लीन करें, क्या हम हाथ से तो कर नहीं सकते, है ना। तो हम कैसे करें, तो उसके लिए उसका पान होता है जिसमें हम 1 लीटर पानी लेते हैं, गुनगुना रहता है वो, और उसको हम पीते हैं और पीने के बाद 3 से 5 एक्सरसाइजेज जो हैं, 3 से 5 योग आसन करते हैं और उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब दिन की शुरुआत अच्छी हो, जब हम फ्रेश फील करें, जब हमारा इंटरनल ऑर्गन साफ रहे, तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है, ठीक है। फिर दूसरे अनेक हैं क्लिनिक अलग अलग हैं, जैसे कि जल नीति होता है, रबड़ नीति, लघु शंख प्रक्षालन, दंड धौती, वस्त्र धौती, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, जिनमें से मैं सिर्फ उषा पानी अभी आपको बता पाऊंगी कि कैसे आपको करना है। बाकी तो इसके लिए आपको किसी कुशल प्रशिक्षक से ही सीखना होगा सामने रहकर। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारे अमाशय को, हमारे उदर के भाग को साफ करने का कार्य करती है, क्योंकि जितना हमारा उदर का भाग साफ होगा उतना ज़्यादा हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा और उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो मैंने तो बता दिया कि आपको आसन, जैसे अब आते हैं हमने प्राणायाम के बारे में बात कर लिया, आसन के बारे में बात कर लिया और क्लिंजिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। अब हम बंध के बारे में बात करेंगे। बंध 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है जालंधर बंध, एक होता है उद्यान बंध, एक होता है मूल बंध। पाचन तंत्र की हम जब बात करें तो उसके लिए अगर डायरेक्टली हम फोकस करें तो हमारा जो है बंध वो उद्यान बंध है विशेष रूप से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमारा नाभि का रीजन है उसको हम पूरी तरह अंदर की ओर खींचते, स्पाइन की ओर खींचते हैं, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है। हमारे पाचन तंत्र में जितने भी अंग आते हैं उनको मसाज मिलता है, जो मुख्य रूप से अंग आते हैं उनको मसाज मिलता है और उनका उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होती है, ठीक है। ये हमने 4 भाग देख लिया योगा के, हठ योग के अनुसार योग के 7 अंग होते हैं जिनमें हमने 4 अंग को देख लिया। बाकी उसके बाद लास्ट में हम मुद्राओं की बात करेंगे, कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं जो हमें गैस से बचा सकती है, हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उषापान कैसे करना चाहिए उसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, फिर आसन बताऊंगी और धीरे धीरे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हम सबसे पहले हम मलासन में बैठ जाएंगे, इस तरीके से करके, ठीक है। बहुत से लोग जिनकी बॉडी अकड़ी हुई है वो नहीं बैठ पाते हैं, सिंपल आसन है फिर भी वो नहीं बैठ पाते, तो उनको सबसे पहले तो अपने थाइज को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद मलासन में बैठ जाएंगे हम, या इस तरीके से बैठ जाएंगे और कम से कम 2 से 3 गिलास पानी हमें पीना है और लगातार पीना है, ऊपर से नहीं पीना है, सटा कर पीना है। और पीने के बाद हम 3 आसन करेंगे जिसको TTK कहते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ठीक है। ये तीनों ही आसन हमारे इंटेस्टाइन जो है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसमें पानी को पहुंचाने का काम करता है। मतलब हर एक लेयर में, जो हमारी बड़ी आंत छोटी आंत है, हर एक लेयर में पानी को सही से पहुंचाने का काम करता है, जिससे जो टॉक्सिन्स हैं वो इजीली क्लियर हो सके, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो हम खड़े हो जाएंगे और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे पानी पीने के बाद। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे पूरी तरह। उसके बाद दोनों हाथों को
कंधे के सीध में ले जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरलॉक करेंगे। इस तरीके से हथेलियाँ सिर की ओर होंगी। इंटरलॉक करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट और पंजों पे धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। जितना खींच सकते हैं आप सामने की ओर देखते हुए अपने आप को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे क्या होता है, पानी हमारे जो आंत है वो ऊपर की ओर खींचते हैं और पानी हमारे आंतों में जा पाता है। ठीक है, इस प्रैक्टिस को हम 3 से 5 बार करेंगे और थोड़ा ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे। फिर जो हमारा दूसरा आसन है वो है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर या शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा गैप रखेंगे। सेम प्रोसेस, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पूरी तरह खींचते हुए साइड से बेंडिंग करेंगे, कमर से बेंडिंग करेंगे। बीच में इनहेल करेंगे और जब लेफ्ट जा रहे हैं तो एक्सहेल और जब राइट जा रहे हैं तो एक्सहेल। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इसको भी हम 3 से 5 बार करेंगे। ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ कमर से बेंडिंग करनी है। हमारे जो हाथ हैं वो बिल्कुल हमारा जो गर्दन है, कंधा है, हाथ है, वो कमर के साथ ही बैंड होगा। हमें अलग से इसको झुकाना नहीं है और एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, तब जाके आपके कमर के मसल्स में और हमारे इंटेस्टाइन में इंटरनली खिंचाव हो पाएगा और उसमें पानी हर कोने में जा पाएगा। ठीक है, जो थर्ड आसन है वो है कटी चक्रासन। इसमें पैरों में जितना गैप हमने तिर्यक आसन में किया, तिर्यक ताड़ासन में किया था, उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को फिर से सीध में उठाएंगे और इनहेल करते हुए बीच में रहेंगे और एक्सहेल करते हुए कमर से ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करते हुए। और जिस साइड से हम टर्न कर रहे हैं उसका हाथ कमर की दूसरी साइड पर आएगा और जो दूसरा हाथ है वो टर्न किए हुए शोल्डर के ऊपर होगा और हमें अपोजिट एड़ी को देखना है, अपोजिट पैर की एड़ी को देखना है। इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए सेम प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ कमर से ट्विस्टिंग होगी। हमें अलग से कहीं पर भी ट्विस्टिंग नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ कमर से ट्विस्ट करना है। अगेन देखिए, इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट एड़ी को देखना है, कमर को ट्विस्ट करते हुए। ठीक है, ये 3 आसन हमारे सबसे मुख्य हैं जिसको हमें प्रत्येक दिन उषापान करने के बाद करना है, जिससे हमारा पाचन तंत्र जिससे हमारा जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह क्लीन हो सके और हम कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह को अवॉइड कर सके। ठीक है, उसके बाद हम 2 से 3 आसन और करेंगे। जिससे पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। ठीक है, मरकट आसन और उसके वेरिएशन को हम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले लेट जाएंगे, लेट जाने के बाद जितना ज़्यादा हो सके दोनों एड़ियों को अपने हिप के पास ले आएंगे और दोनों हाथ को इस तरीके से हथेलियाँ सिर की ओर रखते हुए अपने सिर के नीचे रख लेंगे। हथेलियों पे हमारा सिर होगा। बीच में इनहेल करेंगे और जब
लेफ्ट या राइट बैंड करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। फिर बीच में इनहेल करेंगे। ये मरकट आसन का फर्स्ट वेरिएशन है। इस तरह हम 3 वेरिएशन को यहाँ पे करेंगे। बहुत से लोगों का जो थाइज में जकड़न होने के कारण, पैरों में जकड़न होने के कारण एड़ियाँ बिल्कुल हिप के क्लोज नहीं जाती, तो कोई नहीं, धीरे धीरे उसका प्रयास करते करते फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे अपने आप को। श्वास लेते हुए मिड में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। ठीक है। अब जो क्या मैं सही से दिख रही हूँ सभी को? धन्यवाद। क्या मैं सही से मतलब सभी को दिख पा रही हूँ? क्या मेरे आसन सही से दिख पा रहे हैं? अब जो है दूसरा अभ्यास करेंगे हम। जो दूसरा वेरिएशन है इसका, वो करेंगे हम। ठीक है। इसमें क्या करना है, दोनों घुटने से लेकर दोनों पंजों तक कंधे के बराबर दूरी बनाएंगे और बिल्कुल क्लोज रखेंगे। अब क्या करना है हमें, जब हम बैंड कर रहे हैं दोनों पैरों को, तो हमारा जो एक पैर है जो पहले है, उसके तलवे के नीचे हमारा दूसरा पैर का घुटना आना चाहिए इस तरीके से। और हमें देखना है दूसरे डायरेक्शन में या दूसरे साइड में। ये उससे थोड़ा सा टफ है क्योंकि जकड़न होने के कारण हमारा जो थाई है, जो हमारा पैर है, वो पूरी तरह नीचे नहीं जा पाता है। अगेन करेंगे, बीच में इनहेल और दूसरे, जब हम जा रहे हैं दूसरे साइड तो एक्सहेल। पूरी तरह जो हमारा जिस पैर को हम मोड़ रहे हैं उस पैर के तलवे पे हमारा दूसरा पैर जो पीछे से मुड़ रहा है, उसका घुटना उस पैर के तलवे में आना चाहिए। ठीक है। तब जाके हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉपर खिंचाव हो पाता है, हमारा स्पाइन ट्विस्ट हो पाता है, क्योंकि ये अभ्यास हमारे स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसी का अब हम थर्ड वेरिएशन करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर को, थाई जो है वो परपेंडिकुलर टू दी बॉडी होगा या सरफेस होगा। ठीक है। और नी के पास भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। दोनों हाथ को इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं। और बीच में इनहेल करेंगे, लेफ्ट जाते वक्त एक्सहेल करके इसको जितना हो सके नीचे दबाने की कोशिश करेंगे और दूसरे साइड देखेंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी करेंगे। फिर से ये परपेंडिकुलर होगा, घुटने के पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा और हमें इस हाथ को इस तरीके से करते हुए दूसरा पैर बिल्कुल सीधा होगा, उसके नीज बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और हमें दबाना है पूरी तरह नीचे की ओर और होल्ड करना है। पोजीशन में आने के बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। एक्सहेल करने के बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। ये 3 वेरिएशंस हो गए। अब हम ब्रीच पोज करेंगे। ब्रीच पोज के लिए हम दोनों पैरों को सेम जैसे हमने मरकट आसन में हिप के क्लोज किया था वैसे ही क्लोज कर लेंगे और अपने अपर बॉडी को हम इस तरीके से लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा घुटने के पास 90 डिग्री का एंगल बन सके। अब अगर वैसे नहीं हो रहा है तो सिंपली हम इसको लिफ्ट करके होल्ड करेंगे, जैसे कि इस तरीके भी हम कर सकते हैं। ये अर्ध सेतुबद्ध आसन कह सकते हैं इसको हम।
इसको होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस लेते हुए जितना ज़्यादा हो सके अपने अपर बॉडी को कंधे के सीध में लाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हमारा ब्रीच पोज हो गया। आसन का अभ्यास, आसन का अभ्यास यहीं पे संपूर्ण हुआ। अब हम कौन सा प्राणायाम करना चाहिए इस पे बात करेंगे। और जो षटकर्म में कपालभाति जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको करेंगे, कैसे करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बंद की बात करेंगे। सभी को मेरी आवाज़, मतलब सभी को मैं जो कर रही हूँ वो सही समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो प्राणायाम है, हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम, वैसे तो प्राणायाम जो है उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं तो, क्योंकि आज की ब्रीदिंग पहले ही हमारी काफ़ी सैलो ब्रीदिंग हो चुकी है, बहुत हल्की ब्रीदिंग, श्वास यहाँ से जाते के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन सही मात्रा में हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाता, हमारे ब्रेन के सेल्स तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए क्रियाएँ सही से नहीं हो पाती हैं और हम हमेशा मतलब ना ही हम फोकस हो पाते हैं, ना ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या बॉडी पे कंट्रोल रह पाता है हमारे ब्रेन का। तो पहले तो प्राणायाम कैसे करना चाहिए ये आना जरूरी है, तभी जाके हम किसी भी प्राणायाम को करेंगे तो उसका पूर्ण बेनिफिट्स या पूर्ण लाभ हमें मिलेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिंपल मतलब छोटा सा ब्रीफ में बताऊंगी कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो अलग अलग प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, प्राणों का नियंत्रण, कैसे हम प्राणों को बढ़ा सके, उसका नियंत्रण कर सके, उसका नियमन कर सके, है ना। तो प्राणों का नियमन कैसे होगा? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही प्राणवायु कहलाता है, तो उसकी मात्रा को बढ़ाने से ही प्राणों का नियमन हो सकता है, प्राणों की बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसके लिए अलग एक सबसे महत्वपूर्ण ब्रीदिंग टेक्निक होता है, उसको यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें श्वास को सबसे पहले एब्डोमेन में फिल करते हैं, फिर लंग्स में फिल करते हैं और उसको होल्ड करते हैं। उसके बाद जब हम रिलीज करते हैं तो पहले लंग्स से रिलीज करते हैं, फिर एब्डोमेन से। ये कंप्लीट प्रोसेस है यौगिक ब्रीदिंग करने का। अगर ये ब्रीदिंग हमें आती है तो हम इसमें अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन करें या जो भी प्राणायाम करें, ठीक है, उसका पूर्ण लाभ हम ले सकेंगे। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और किसी प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है। हम यूट्यूब पे या दूसरे वीडियोस देखकर नहीं सीख सकते, क्योंकि हम तो देखते हैं बट वो हमें थोड़ी सामने से आके बताते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे में क्या गलती हो रही है, या जितने भी आसन मैंने किए, ठीक है, वो तो हमने देख लिया कि इन्होंने ऐसे आसन किए हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये प्रॉपर कौन बताएगा, कौन हमें पकड़ कर या फिर सामने से हमारी एक्टिविटी को देखकर उसको सुधारेगा, इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए जब भी योग करें, और योग अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये जब मतलब खुद जब योग से लोग जुड़ते हैं तो उसको महसूस करते हैं। तो जब भी योग करें आप तो किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें, जो आपको देख सके, आपको देख करके वो बता सके कि आप गलत क्या कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। वरना योग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं तो वो योग कहलाएगा ही नहीं, और ना ही योग का कोई महत्व या कोई लाभ हमें मिल पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हम योग, अगर हम स्वस्थ हैं और अभी योग को अपनाते हैं तो कल होके हमें बीमार होने से अपने आप को बचा सकते हैं।
पूरी तरह ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हम कभी बीमार ही नहीं होंगे, योग करने वाले व्यक्ति कभी बीमार ही नहीं होते, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। लेकिन हाँ, अगर हम योग कर रहे हैं तो दूसरों की अपेक्षा 99% चांसेस होगी कि हम बीमार नहीं होंगे। और अगर हम बीमार होते भी हैं तो हम उसको योग के माध्यम से या अपने हमारे इम्यून सिस्टम, योग के माध्यम से हमारा इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स इतने स्वस्थ हो जाते हैं, या हमारा माइंड इतना फोकस्ड हो जाता है, हम इतने कॉन्शियस होने लग जाते हैं कि हम अपनी बीमारियों को खुद ही आसानी से बिना किसी केमिकल या बिना दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हमारा कोई जो एक्सीडेंट केसेस या इस तरह के होते हैं वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर योग कोई योगदान नहीं दे सकता। लेकिन जो ऑर्गन से रिलेटेड समस्याएं हैं, मसल से रिलेटेड समस्याएं हैं, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं, इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं योग के माध्यम से। ठीक है, तो मैंने आपको यौगिक टेक्निक मतलब ये यौगिक ब्रीदिंग टेक्निक जो बताया मैंने ब्रीफ में, अब उसी में हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए क्या करना है, पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। उसके बाद एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, ठीक है, ये आपका थंब का टिप और इंडेक्स फिंगर का टिप, ये दोनों को एक दूसरे से प्रेस करना है और इसको इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर रख लेना है। और दूसरे हाथ में प्रणव मुद्रा बनाना है। प्रणव मुद्रा इसको कहते हैं। फर्स्ट के 2 फिंगर टिप्स थंब के रूट में लगाए जाते हैं। उसके बाद हम राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। इनहेल करने का हम इनहेल का ड्यूरेशन देखेंगे कि कितना ज़्यादा हम इनहेल कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत से रेशियो हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ से हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ब्रीदिंग सैलो है तो उतना देर होल्ड करना या फिर सेम टाइम तक या उसके 2 गुना ज़्यादा टाइम तक रिलीज करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारी लंग्स उतनी मजबूत नहीं है अभी। तो हम क्या सिंपल सा रेशियो लेके चलेंगे, उस रेशियो के अनुसार फिर धीरे जैसे हम सीखते जाएंगे उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो प्रणव मुद्रा बनाया, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, एब्डोमेन को फिल किया, लंग्स को फिल किया। हम ड्यूरेशन देखेंगे, अगर हमें 10 सेकेंड श्वास लेने में लगा है तो हम 20 सेकेंड्स उसको होल्ड करेंगे, अंतः कुंभक करेंगे। ठीक है, प्राणायाम में अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, रेचक और पूरक, ये 4 अंग होते हैं जिससे प्राणायाम पूर्ण होता है। ठीक है, 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10 सेकेंड्स रिलीज करने में लेंगे, मतलब एक रेशियो में करेंगे। ठीक है, ऐसे तो इसका रेशियो और टफ होता है 1:2:3, ऐसे करके जैसे क्षमता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम रिलीज करने में लेते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी शुद्ध होती है। और उसके बाद बाह्य कुंभक भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बाह्य कुंभक नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1:2:1 रेशियो में सूर्यभेदी प्राणायाम को करेंगे। हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इससे हमारा जब हम पूरी तरह रेशियो में करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह रिलैक्स होता है, काम होता है, और हम अपने बीमारियों के कारण पे अपने मतलब अपनी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जान पाते हैं, मतलब हम रिलैक्स होते हैं। मेडिटेशन होता है हमारा एक प्रकार का, जितना हमारा मन शांत होता है उतना ज़्यादा हमारे जो थॉट्स फ्लक्चुएशंस हैं वो कमते जाते हैं और हम स्थिर होते जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल,
इस तरीके से हम होल्ड करते हुए और मतलब सही तरीके से डीप ब्रीदिंग करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। अगर डीप ब्रीदिंग नहीं होता है तो पहले डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, यौगिक ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर जाके सूर्यभेदी प्राणायाम या दूसरे प्राणायाम को करना होगा। क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके। साथ ही साथ कफ की मात्रा है हमारे लंग्स, अगर हम कफज प्रकृति के हैं तो हमें कफ से बचाता है, मतलब कफ की मात्रा को, मतलब कफ को साफ करता है और कम करता है, जिससे हम कफ से बच पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। अब हमारा है कपालभाति, जिसको षटकर्म कहा जाता है। लोग उसको प्राणायाम कहते हैं, लेकिन वो प्राणायाम नहीं है, वो क्लिंजिंग प्रोसेस का पार्ट है, जो हमारे अंगों की सफाई करने का काम करता है, हमारे ब्रेन की मतलब गंदगी वो मतलब उसको साफ करने का काम करता है ऑक्सीजन के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये पद्मासन सुखासन जो भी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और इसमें सिर्फ कपालभाति बहुत ही सावधानी से करने का अभ्यास है, क्योंकि इसमें कपाल मतलब हमारे ब्रेन का एफर्ट लगता है करने में। तो हमें वही सेम प्रोसेस है, सेम बात ही मैं कहना चाहूँगी, किसी विशेषज्ञ से ही सीख कर करना चाहिए, ऐसे यूट्यूब देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रिकॉशंस हैं और किन किन को ये करना चाहिए, किन किन को नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत है। कभी भी ये हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो धीरे धीरे किसी मार्गदर्शन में ही करें। ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं उसमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपका मतलब जैसे कि हमें हाई बीपी हो तो नहीं करना चाहिए, हार्ट रिलेटेड समस्या तो नहीं करना चाहिए, मिर्गी हो किसी को, एपिलेप्सी उसमें नहीं करना चाहिए, पार्किंसन में नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसमें कपालभाति को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो फिर किसी अच्छे गाइडलाइन में ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जब हम श्वास को छोड़ते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिन से श्वास छूटता है, लेकिन जब हम हील करते हैं तो उसमें यौगिक ब्रीदिंग होती है। ठीक है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, हम श्वास लेंगे और पूरे एब्डोमिन में, फिर लंग्स में फिल करेंगे और सिर्फ एब्डोमिन से रिलीज करेंगे, और बॉडी बिल्कुल स्थिर रहेगी, क्योंकि हम श्वास नाक से ले रहे हैं, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा वाइब्रेशन के अलावा। जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हिलती है वो क्या कर सकते हैं, वो हाथ से अपने नीज को इस तरीके से प्रेस करके अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, वो ठंड के कारण थोड़े नाक से मतलब वो जाम जैसा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल साउंड आना चाहिए। जब आप प्राणायाम को अच्छे से करोगे, उसके बाद इसका अभ्यास करोगे, तो ये बहुत ही अच्छे से होगा। फिर लास्ट में कोई भी शीतकारी प्राणायाम, मतलब अपने आप को शीतल करने का, कोई भी ऐसा प्राणायाम करते हैं नॉर्मल जो हमें शीतलता दे। ठीक है, ये हो गया। अब हम उद्यान बंद करेंगे, जिसका वर्णन पहले ही किया था, कि नाभि को हमें पूरी तरह खींचना है अंदर की ओर, और स्पाइन के डायरेक्शन में टच करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उसके लिए श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह अंदर खींचेंगे,
पूरा ये भाग अंदर खींचना है। ठीक है, एक बार और करेंगे। इस तरह हमारा बंद कंप्लीट हुआ। मतलब हमारा जो ऑर्गन्स है इसमें क्या होल्ड करते हैं, बंद करने के बाद हम फ्यू सेकेंड्स या जितना धीरे धीरे क्षमता बढ़ाते हुए जितना हम होल्ड कर सके, 1 मिनट 1.5 मिनट, ठीक है, उसको होल्ड करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, मतलब ब्लड का फ्लो वहाँ पे सामान्य होता है, हर एक सेल तक अच्छे से पहुँच पाता है ब्लड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आसन, प्राणायाम, षटकर्म और बंद, ये 4 स्टेप, ये 4 पार्ट्स हमने किया अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए। ठीक है, अब हम मुद्राएं करेंगे। मुद्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो हस्त मुद्राएं होती हैं और एक जो हम अपने शरीर से बनाते हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर मैं हस्त मुद्राएं बताने वाली हूँ आपको। पहला तो हमारा मतलब मैं एक ही मुद्रा बताऊंगी जिसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। अपान वायु मुद्रा के लिए ये जो 5 फिंगर टिप्स है, ये जो 5 फिंगर्स है हमारे, 1 मिनट मैं आती हूँ, सॉरी। जो हमारे जो 5 फिंगर्स हैं उनको 5 एलिमेंट्स के सूचक माना जाता है हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में। पहला हमारा ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है, तो मुद्राओं के माध्यम से कैसे हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकें। ठीक है, तो हमारा सबसे, ये तो वायु मुद्रा है, इसको हम अग्नि से, ठीक है, इसको हम अग्नि से इस तरीके से दबाते हैं। और ये अपान, इस मुद्रा को अपान मुद्रा कहते हैं। जो हमारे बॉडी में जो गैस बनता है, ठीक है, उसको अपान वायु कहते हैं संस्कृत में, या आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार अपान वायु कहते हैं उसको हम इस तरीके से अपान वायु मुद्रा, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो थंब के रूट पे होगा, और जो हमारा बीच के 2 मिडिल फिंगर, 2 फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, उससे हम थंब के टिप को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे हम जब भी हमें गैस जैसा लग रहा है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस मुद्रा का अभ्यास करके 45 मिनट्स, स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाएगा होल्ड, मतलब रख नहीं पाएंगे हम, इतने देर स्टे नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। ठीक है, हर दिन इसका अभ्यास करेंगे, जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो हर दिन इसका अभ्यास करें, आपको खुद ब खुद कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन डेली आपको इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे योग के माध्यम से, योग के अलग अलग अभ्यास के माध्यम से, जैसे पूरा जो मैंने 7 अंग बताए हैं, कि कैसे हम अलग अलग अभ्यास के माध्यम से अपने आप को बिना दवाइयों से, बिना किसी और चीज़ों के, बस एक लाइफ स्टाइल, यौगिक लाइफ स्टाइल अपना कर अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसी तरह हमारा ये जो योग है, ये दूसरे अंगों या दूसरे शरीर के दूसरे भाग में भी इसी तरह लाभ देता है, या इसी तरह उसको स्वस्थ रखने में हमारा सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा योग सेशन में जितने भी थे। अब लास्ट में हम मेडिटेशन तो नहीं, लेकिन हम भ्रामरी करेंगे, जिससे हम, हमारा जो माइंड है, हमने जो योगा अभ्यास किया है उसके कारण जो भी खिंचाव हुआ है, या हमारे मन में जो भी, लाइक अभी तो बहुत सिंपल सा हमने किया है, लेकिन जब हम योग अभ्यास पूरी तरीके से करते हैं, तो जितना भी तनाव उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में, उसको रिलैक्स करने के लिए हम लास्ट में मेडिटेशन या भ्रामरी या योग निद्रा आदि करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ भ्रामरी करूँगी, जो पूरे 11 बार करेंगे हम इसको। ठीक है, और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को जिस तरह मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है,
आंखें बंद ही रखेंगे। जो वाइब्रेशंस, जो कंपन उत्पन्न हुआ है भ्रामरी के अभ्यास से, उसको अपने चारों तरफ महसूस करेंगे। इससे अपने माइंड को रिलैक्स करने की, स्थिर करने की कोशिश करेंगे। सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर को देखेंगे, पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे और भावना करेंगे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा मन पूरी तरह शांत, स्थिर और स्वस्थ हो रहा है। हम सिर से लेके पांव तक स्वस्थ हो रहे हैं। हम धीरे धीरे यौगिक जीवन शैली को धारण कर रहे हैं, यौगिक जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की वृद्धि कर रहे हैं। हम पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। चेहरे को मसाज करते हुए हाथों के बीचों बीच ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे। इस तरह हमारा योगाभ्यास का क्रम पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों ने काफ़ी ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और किसी न किसी रूप से आप
आप सभी लोग योगाभ्यास को अपने जीवन में शामिल करें, जिससे आज के परिवेश में जो समस्याएं हो रही हैं उससे हम अपने आप को बचा सकें। क्योंकि यही होता है लास्ट में, जब हम स्वस्थ रहते हुए जब हमारे पास संसाधन है और तब हम उसकी केयर नहीं करते, और बाद में ऐसा होता है कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो ना ही वो हेल्थ बचता है और ना ही जिस वेल्थ के पीछे, जिस संपत्ति के पीछे हम भाग रहे थे अर्निंग करने के लिए, कि हम जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रख पाएंगे, अपनी खुशियों को हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में यही होता है कि हमारा सारा कमाया हुआ पैसा वो डॉक्टरों के पास भी चला जाता है और हम स्वस्थ भी नहीं हो पाते, मतलब हेल्थ भी गया, वेल्थ भी गया। तो मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी ना किसी रूप से कुछ दिन ही सही, 2 महीने 3 महीने ही सही, आप योग को सीखें, अच्छे किसी कुशल मार्गदर्शक के समीप रहकर या जिस तरीके से भी संभव हो सके उसको सीखें और उसको अपने लाइफ स्टाइल के रूप में अपनाएं और डेली योगाभ्यास करें और अपने स्वास्थ्य को हर दिन बेहतर बनाते जाएं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सभी को। ठीक है।